हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ पॉलिटी। ठीक है, सीडीएस के जो हम पॉलिटी के पेपर सॉल्व कर रहे थे एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व फ्रॉम ईयर 2024 टू 2022 आई गेस और 2021। ओके, सो हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम सीरीज 1 2019 से स्टार्ट करेंगे, देन वील मूव टू सीरीज 2020। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरस्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन 1990। देखिए, इंटरस्टेट काउंसिल जो था वो किसके रिकमेंडेशन पे आया था आपका? दैट वाज सरकारिया कमीशन। कौन सा कमीशन था? दैट वाज अ सरकारिया कमीशन। अब देखिए, आपको इसका क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। सरकारिया कमीशन आपका आया था 1983 में। ठीक है, कब आया सरकारी कमीशन? 1983 में। तो जो आपका ये था पुंछी कमीशन था, उसको रिव्यू करने के लिए आया था इन 2007 में। राजमन्नर कमीशन जो आया था, याद रखिएगा राजमन्नर के बारे में, ये किसने आपका कराया था? तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, डीएमके, उसने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ राजमन्नर ये कमीशन बिठवाया था। एंड राजमन्नर कमीशन आपका कौन से ईयर में था? दैट वाज 1969। एंड नेक्स्ट वी हैव इज मुंगेरी लाल कमीशन। तो जो मुंगेरी लाल कमीशन था वो किसके लिए था आपका? 1971। और जो मुंगेरी लाल कमीशन था ना आपका, इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने किसके लिए एडवोकेट किया था? फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1993 व्हेन एनसीबीसी वॉज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 338B। ठीक है, 338A तो सबको पता ही होगा, दैट इज एससी के लिए था, है ना? सॉरी, एसटी के लिए था। एनसीबी और जो तुम्हारा 338 था दैट वाज फॉर एससी। चलिए, उसने बोला है कौन सा रिट है इसमें से जो कि इशू किया जाता है टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट? दैट इज सर्शियोरी। क्वैश किया जाता है मतलब अगर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई ऑर्डर दे देती है तो उसको क्वैश करने के लिए यू हैव सर्शियोरी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर की बात किसमें की थी? केशवानंद भारती केस में किया था। अब उसने बोला दैट इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर। बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट कांट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये तो सही है। उसने सही पूछा है, हाँ तो सही पूछा, तो 1 तो आएगा आपके पास। नेक्स्ट बोलता है इट फॉल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। अब क्या ये ऑपोजिट नहीं है? क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है स्टेटमेंट्स? तो इधर 1 विल बी करेक्ट और द थर्ड विल बी करेक्ट। सो आपको पता है 1 सही है, 3 गलत होगा, 1 3 तो आ ही नहीं रहा। सो यू विल बी लेफ्ट विद 1 and 2। सो इट कैन बी एक्सरसाइज बाय पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो एक्सरसाइज की जा सकती है बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही है। सो आंसर वुड बी 1 and 2। नेक्स्ट वी हैव इज, जब भी इमरजेंसी लगती है तो ऐसी कौन सी आपकी फंडामेंटल राइट्स है जो कि सस्पेंड नहीं होती है? तो ये सबको पता होगा, दैट इज आर्टिकल 20 and 21। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड द यूज ऑफ वेल्स? यूज ऑफ वेल्स आपको डिनाई नहीं कर सकते। सो दैट कम्स अंडर योर आर्टिकल 15Q। दैट इज आपका क्या आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन को लेके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑल इंडिया शेड्यूल फेडरेशन किसका था? बी आर अम्बेडकर। वेरी इजी, हर बार पूछ ही लेता है बी आर अम्बेडकर से कुछ ना कुछ ना। दिस वॉज एन फैक्चुअल क्वेश्चन था, दिस वॉज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। सो आप ऐसे क्वेश्चन को प्लीज अवॉइड कीजिए। ठीक है, इसको अटेम्प्ट मत कीजिए। इफ यू डोंट नो द आंसर प्लीज अवॉइड दिस। ठीक है, विच इंडियन सोशल थियोरिस्ट एंड आर्ग्यूड दैट इंडियन आइडिया ऑफ होमोजेनाइज्ड हिंदुइज्म वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द दिस। सो आशीष नंदी। सब प्राइम क्राइसिस इज अ टर्म। अब ये भी अगर आपको टर्म का पता है, वेल एंड गुड, नहीं पता तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। सो आंसर वाज इकोनॉमिक रिसेशन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज ब्रॉड बाय? कौन सा था जिसने इंडियन 1947 एक्ट में नहीं आया था? इसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड इंटेरिम। इन्होंने इंटेरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया 1935 ने। बिल्कुल सही है। इंडिया सीज टू बी अ डिपेंडेंसी। बिल्कुल सही है। द क्राउन वॉज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टिल द न्यू। क्या वो क्राउन के पास अथॉरिटी छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो गवर्नर जनरल जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था। बिल्कुल सही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? इसमें से कौन सा जो प्रोविजन नहीं है? सो देखिए, जो आपका ये जो पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पहली बात है कि स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल सही है। और ये सारी की सारी स्टेट्स जितनी भी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यू शुड नो अबाउट देम। ठीक है, किसमें नहीं है किसमें है, यू शुड नो। कहाँ पे बाई कैमरल है, कहाँ पे नहीं है। सो दिस इज करेक्ट।
द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 1/3 से एक्सीड नहीं करने चाहिए जितने की आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में. दिस इज राइट. 1/12 ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड ऑफ बाई इलेक्टेड. देखिए 1/12 नहीं होता, दैट इज 1/3 होता है. ठीक है, 1/12 किस में होता है आपका, जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं बाय द ग्रेजुएट्स रिजाइडिंग इन द स्टेट्स. ठीक है, ग्रेजुएट्स हैं जो टीचर्स वाला था, सो वो 1/12 होता है. बाकी के जो बच जाते हैं दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. ओके, सो आंसर वुड बी योर सी पार्ट. ओके, विच अगेन पंचायत से क्वेश्चन आ गया आपका. द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत नीड्स टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड. देखिए डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है आपका चेयरपर्सन, सो पहला ही गलत है. नेक्स्ट देखते हैं. द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द राइट टू डिसाइड करना कि वेदर जो ऑफिस है चेयरपर्सन का वो रिजर्व रखा जाएगा SC ST के लिए और वुमेन के लिए. बिल्कुल सही है. अनलेस डिजॉल्व अर्लियर, जो पंचायत का पीरियड होता है वो 5 साल का होता है. बिल्कुल सही. स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है कि कैसे ऑडिट हो सकता है पंचायत का. बिल्कुल सही है. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी की क्लास में. सो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ट्रिब्यूनल्स को एट यूनियन एंड स्टेट लेवल. बिल्कुल सही है. सो ये तो नहीं होगा, नॉट करेक्ट पूछा है. ट्रिब्यूनल्स में लुक इनटू डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट वगैरह. हाँ बिल्कुल. ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश बाय लॉ पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल स्टेट टू. नहीं, देखिए ट्रिब्यूनल जो है कैन एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन. अगर ट्रिब्यूनल को तुम पावर दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी कोर्ट्स की पावर ले लोगे, है ना. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो आंसर वुड बी सी पार्ट. और पढ़ के भी पता चल जाता है आपको कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. द लॉ एस्टैब्लिशिंग द ट्रिब्यूनल में प्रोवाइड फॉर प्रोसीजर इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ एविडेंस टू बी फॉलोड. नेक्स्ट अपने पास है अलादी कृष्ण स्वामी जो अय्यर है, एज अ ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, ठीक है, हमें नहीं पता होता डिटेल में, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे. उन्होंने बोला दैट ही फेवर द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने फेवर किया कि सुप्रीम कोर्ट का रोल को. एंड उन्होंने ये चीज़ बोला कि उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना. चलो ठीक है, दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज ही फेल्ट दैट सुप्रीम कोर्ट हैड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल. ये भी पॉजिटिव है. नेक्स्ट बोला उसने ही बिलीव इन द डोमिनेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर द जुडिशरी. नो, ये बहुत नेगेटिव है. डोमिनेंस वर्ड इज नेगेटिव, डिक्टेटोरियल फॉर्म इज नेगेटिव. तो आप उसने क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो 3 and 4 तो पहले ही हटा दो. सो यू विल बी लेफ्ट विद 1 and 2. ओके, चलिए. द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट. इट वॉज सेटअप इन ईयर 2010. बिल्कुल सही है. इट इज़ इन्वॉल्व इन इफेक्टिव एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होता है केसेस का रिलेटेड टू. बिल्कुल सही है. जनरल स्टेटमेंट है. इट मे कंसीडर है, तो जब भी मे आता है, कुड, ये सब चीज़ें हैं तो पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, मे प्रोवाइड कर सकती कॉम्पनसेशन. नेक्स्ट, इट इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड बाय. नो, ये स्पेसिफिकली बताया जाता है दैट NGT इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बट बाय नेचुरल जस्टिस से होता है. ठीक है. सो आंसर वुड बी डी पार्ट. इसमें से कौन सा जो जम्मू एंड कश्मीर के उसमें रिस्पेक्ट में सही नहीं है. द DPSP जो है पॉलिसी डू नॉट अप्लाई. आर्टिकल 35A जो है वो स्पेशल राइट्स देता था. बिल्कुल सही है. आर्टिकल 19 हैज़ बीन ओमिटेड. नो, 19 में बेसिक राइट्स हैं आपकी फंडामेंटल, तो वो तो मिट नहीं होगा ऑब्वियसली. चलिए, उसने बोला जो नेशनल रिलीफ फंड है वो कौन ऑपरेट करता है. देखिए अगर ये इंपॉर्टेंट फंड है तो दैट विल बी ऑपरेटेड बाय योर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. ओके, खास करके प्राइम मिनिस्टर बोल दिया ना नेशनल रिलीफ फंड, इसीलिए. चलिए, लेट्स मूव टू CDS 2 2019. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हैज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट. सी, budget word is not mentioned. Budget जो word है is not mentioned in the Constitution of India. Annual financial statement है, that comes under your article 112. Article 110 is मनी बिल के बारे में बात करता है. 1 मतलब कि आपको इसको एसेंट देना ही पड़ेगा. ठीक है. चलिए, उसने बोला है कौन से आर्टिकल में, मतलब 37(1)A आर्टिकल है वो किस स्टेट को प्रिविलेज देता है, दैट इज नागालैंड. तो मिजोरम में कौन सा देता है, 371G देता है. सिक्किम में F देता है. मणिपुर में C देता है. ठीक है. आपका एक और होता है दैट इज अरुणाचल में आपका H देता है.
हाउ मेनी जोनल काउंसिल्स पर सेट, कितनी जोनल काउंसिल्स आपकी, दैट इज 5. कौन कौन सी है, नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है और एक सेंट्रल है आपका. ओके और जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, इट्स अ स्टैचूटरी बॉडी. क्या है, स्टैचूटरी बॉडी. स्टैचूटरी बॉडी मतलब कोई एक एक्ट से लाया गया, पार्लियामेंट एक्ट से, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से आया था जोनल काउंसिल्स. ठीक है, सो ये अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार पूछ भी लेता है. Now, provision of the Constitution of India provides that President shall not be answerable to any court for the exercise of power. अच्छा, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि दैट प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट वट एवर ही डू. ठीक है, जो भी उसने किया है. देखिए जो इसका आंसर इज 361. लेट्स टॉक अबाउट 53. 53 में ये बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं दैट विल बी वेस्टेड टू प्रेसिडेंट के नाम पे ली जाएंगी. ऑल्दो करता प्राइम मिनिस्टर बट नाम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है. ठीक है, 52 बोलता है दैट देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि कोई ना कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए. 74 क्या बोलता है, दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट देयर शैल बी इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए इन ऑल प्रोसीडिंग, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 348. ठीक है, जो भी लैंग्वेजेस वाले हैं वो 300 के उसमें आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको गेस लगाने में ईजी हो जाता. नाउ दिस क्वेश्चन जो है ये आपका CSE में भी आ चुका है और इसमें भी आ चुका, CAPF में भी आ चुका है एंड CDS में भी आ चुका है. ठीक है, सो उसने क्या बोला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक्सीड नहीं करेगा. अब अगर आपको पता है 15% होता तो ये तो पहले कैंसिल हो गया. अब मेरे को पता है किसको, उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात किया तो ऑब्वियसली लोकसभा के 15% होगा, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर. ओके, अब उसने बोला इनमें से कौन सी है जिसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है जिसकी नहीं है, प्लस आपकी उत्तराखंड भी है जिसकी नहीं है. इसका मतलब इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी. ठीक है, बाई कैमरल आई है, तो याद रखिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल ड्यूटी. कौन से इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. सो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. दिस इज DPSP 51 आर्टिकल में. ओके, चलिए. Now this was also factual question. आता है तो करिए, अदरवाइज प्लीज लीव दिस क्वेश्चन. ठीक है, आंसर इसका जेम्स बरहम है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इशू ऑफ रिट क्यू वारंटो. क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी. ठीक है, और इसके लिए आपका एक पब्लिक ऑफिस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि प्राइवेट ऑफिस और तुम उसको जाके बोल दो किस अथॉरिटी से तुमने ये काम किया. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. और इसमें क्या होता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वो भी रिट के लिए जा सकता है और कोई और पार्टी भी जा सकता है. ठीक है, थर्ड पार्टी भी. सो द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक. ठीक है, बिल्कुल सही है. और स्टैचू से क्रिएट होना चाहिए. ऑफिस मस्ट बी सब्सटैंशिव मीन्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, सब्सटैंशिव वन होना चाहिए. देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं ना कहीं कॉन्ट्रवेंशन होना चाहिए स्टैचू का इन अपॉइंटिंग सच पर्सन. बाकी बचता कौन सा, द अपॉइंटमेंट इज इन ट्यून विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैंने स्टेट्स वाला आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स को करना है या फिर कोई नई स्टेट बनानी है तो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है. सो उसने बोला अगर नई स्टेट्स बनानी है, ऑल्टर करनी है तो पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया. बिल्कुल सही है, बट उसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है. क्या पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. पार्लियामेंट डिमिनिश कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. अब उसने यहाँ पे बोला कैन नॉट ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. सो ये दोनों ही गलत हो जाती हैं. सो आंसर वुड बी 3 and 4. ईजी था. अब उसने बोला एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न. अब वो एडवोकेट जनरल है. ठीक है, वो अटॉर्नी जनरल नहीं है, वो एडवोकेट जनरल है स्टेट का. तो उसको अपॉइंट कौन करेगा, उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर. ठीक है, एज प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन. देखिए, हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल है एपिलेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है. ठीक है, सो ये दोनों ही गलत आपके. नेक्स्ट इज उसने कहा है ये कौन सी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें दोनों के दोनों फीचर्स होते हैं आपके, यूनिटरी भी होगा और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा. दैट वुड बी क्वासी फेडरल. ये तो पढ़ते ही हो. ओके, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बार पूछ लेता है फंडामेंटल राइट्स. इसमें से कौन से जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है. देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग तो है ही है, पता आपको सबको. 23 and 24 आर्टिकल. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो भी इसी में आ गया. जो एक्सप्लॉयटेशन वाला है ना आपका, वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर. देखिए, ये आपका DPSP है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 43A. ठीक है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन.
ठीक है, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 19। सो ये भी आपका गलत हो जाता है बिकॉज ये तीनों आपके फंडामेंटल राइट्स हैं बट ये नहीं है। तो आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़नी है, विद एक्सेप्शंस पढ़ना है, डीपीएसपी हर एक पता होना चाहिए, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आपने ये वाली डीपीएसपी ऐड की, एवरीथिंग, ठीक है। ड्यूटीज भी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट करेक्ट? प्रेसिडेंट रेंडर हिज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस। देखिए प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को क्यों देगा वो? वैसे ही लोकसभा का स्पीकर किसको देता है रेजिग्नेशन? डिप्यूटी स्पीकर को, और डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा के स्पीकर को देगा, ठीक है। सो पहला तो गलत हो गया, तो इसका मतलब फर्स्ट तो आएगा, है ना, नॉट करेक्ट पूछा उसने। ओके, द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर्स इज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, तो 2 तो नहीं आएगा, 2 कैंसिल, विल बी लेफ्ट विथ 3 and 4, 1, 3, 4, तो 1 है ही है, सो आंसर वुड बी 1, 3, 4। नेक्स्ट उसने बोला दैट कैग जो है इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द लाइक मैनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कैग क्या सेम तरीके से होता है जैसे प्रेसिडेंट होता है? नहीं, कैग ऐसे नहीं होता आपका। कैग होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का वो हटता है। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर द एड्रेस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज आपका, सुप्रीम कोर्ट का जो हाँ, तो ये चीफ जस्टिस को नहीं एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट को देगा ये चीज, सुप्रीम कोर्ट का जज। राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन, किस में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है? राज्यसभा की। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, वॉर को डिक्लेयर करना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑथराइजिंग, तो वो रेजोल्यूशन पास कर सकता है राज्यसभा, जिसके अंडर वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है दैट यू कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। Now let's move to CDS1 2020. So the next is CDS1 2020. The first question is which one of the following acts reserve seats for women? तो ऐसा कौन सा एक्ट है जो रिजर्व करता है सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर इन अकॉर्डेंस विद एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज? सो ये हमारा कौन सा एक्ट है? ऑब्वियसली कौन सा एक्ट होगा? दैट इज 1935 एक्ट, ठीक है। 1909 में क्या हुआ था आपका? सेपरेट इलेक्टोरेट्स आया था मुस्लिम्स के लिए, फाइन। बाकी आप इनके फीचर्स पढ़ सकते हो, आई हैव प्रोवाइडेड यू विद माई नोट्स, उसमें सब कुछ है। Next we have is which one of the following statement with regard to functioning of the panchayat is not correct? Not correct पूछा है उसने। पंचायत is very important topic। पंचायत में levy, collect tax, appropriate tax duties this, बिल्कुल सही है। A person who has attained the age of 25 years, एक तो ये फैक्ट है, दूसरा यहाँ पे मैनिपुलेशन करना इज वेरी ईजी। मैंने आपको बोला था दैट चेक करिए कहाँ पे वो मैनिपुलेट कर सकता है, कौन सा स्टेटमेंट सही गलत वो कर सकता है। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके माइंडसेट से भी सोचना है। सो अ पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड नॉट 25 ईयर्स, सो दिस इज इनकरेक्ट। एवरी पंचायत शैल ऑर्डिनरी 5 ईयर्स, पीछे भी बता दिया मैंने आपको। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट होती है आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन मतलब 5 साल से पहले अगर उसका डिसोल्यूशन हो जाता है तो वो कंटिन्यू करेगी जो उसका रिमाइंडर, मतलब जो आपकी नई जो कॉन्स्टिट्यूट हुई होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट जो पंचायत होगी, वो तब तक ही चलेगी जब तक उसका जितना रिमाइंडर ऑफ पीरियड रह गया होगा। नेक्स्ट इज एमपी लैड्स के ऊपर है। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैंक्शन करना, एग्जीक्यूट करना और कंप्लीट करना। देखिए जो एमपीज होते हैं आपके, वो ये एग्जीक्यूशन या फिर सैंक्शन वगैरह नहीं करते हैं। सो पहला ही आपका इनकरेक्ट है। उसने बोला जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो रेकमेंड कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो भी काम वगैरह है वो रेकमेंड कर सकते हैं एनीवेयर इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, ये याद रखना इसका। द स्कीम इज फुल्ली फंड की जाती है बाय द गवर्नमेंट और एनुअल एंटाइटलमेंट कितना दिया जाता है? 5 करोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही। ओवरसी इंडियन कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज, कैसे फ्रेंचाइज कर सकते हैं इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा? एक तो वो सिटीजन हो, दूसरा उनका जो नेम है वो इलेक्टोरल रोल में हो, तीसरा क्या हो सकता है कि उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा इंडिया में। सो तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन से 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या? एक तो इक्विटी होना जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी। देखिए द वर्ड जहाँ पे भी, स्पेशली इन यूपीएससी, अगर आपको वर्ड सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे भी दिखते हैं तो वो उसके उस ऑप्शन के राइट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था कि क्या होगा। सो सस्टेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पार्ट है। सो और किसी में भी आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रहा है तो आंसर वुड बी बी पार्ट। नेक्स्ट इज ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो यूपीएससी के फेवरेट होते हैं ना। 86th अमेंडमेंट एक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया था। दैट इज इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू वन चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, फाइन। चलिए नेक्स्ट इज ऐसा कौन सा जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, कि मतलब 2 बार एक ही ऑफेंस के लिए तुम 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। दैट कम्स अंडर आर्टिकल 20, ठीक है। 21 पता राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वगैरह, 22 में तो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह आता है ना। सो ये सब अच्छे से कर लेना।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है उर्दू, गुजरी है, कोशुर है, डोगरी है। ओके, मोनपा नहीं है। मोनपा किसकी है? आपकी अरुणाचल प्रदेश की। द मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इज डोमिनेटेड बाय विच वन ऑफ द, सो इसका आंसर इज अल्ताइक। फैक्चुअल है, नहीं पता हो तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। चलिए, ये आपका उसमें है, पॉलिटी में आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के जी, लक्ष्मीकांत में, कि जो अंबेडकर जी उन्होंने ये चीज़ बोला था, विच आर्टिकल को उसने बोला था कि इज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला था उसने, उसको बोला था उसने 3356 को। और एक और आर्टिकल था आपका 32, जिसको उसने क्या बोला था, दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसके अंडर ही क्या कर सकते हैं, अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंजमेंट होता है तो दैट पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 के अंडर कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट के पास। नाउ व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल? किस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिफ्यूज कर सकता है कि आर्टिकल 32 लगाने से? एक तो एग्रीव पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट, कि वो अनदर कोर्ट से मिल सकते, इसीलिए नहीं। डिस्प्यूटेड फैक्ट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, देयर दैट नो फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जूरिसडिक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू रिट्स को लगाने का, वो नैरो होता है देन द हाई कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कर सकती है सिर्फ और सिर्फ अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंजमेंट हो, और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती किसी भी केस में एक्सेप्ट अगर फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है हाई कोर्ट क्या कर सकती है, किसी भी केस के लिए वो रिट्स लगा सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट, चाहे बाकी केसेस है, इवन हाई कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकती है। ओके, तो वाइडर है किसकी? हाई कोर्ट की। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है एंड पब्लिक एंटरप्राइज कंसिस्ट ऑफ, क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज होगा। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब हुआ? 52 में। तो आज तक कितने डिलिमिटेशन कमीशन हुए? 4 हुए हैं। 52 हुआ है, 62 हुआ है, 72 हुआ है और 2002 हुआ है। नेक्स्ट इज हू अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट, जो 26 जनवरी 1950 है वो एक एंटर करेगा एक लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब बताइए, महात्मा गांधी तो नहीं होगा, नेहरू तो क्यों ही बोलेंगे, ठीक है, एसपी मुखर्जी हमने नहीं सुना होगा, तो अंबेडकर जी ही थे जिनको मतलब कि थोड़ा सा ससेप्टेबल थे कि 50 में आपके जो इंडिया है वो एक लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की टू डिसाइड केस बिटवीन डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, सो अच्छे से जुरिसडिक्शंस कवर की हुई हैं कि क्या चीज़ एपिलेट में आती है, क्या चीज़ ओरिजिनल में आती है ना। तो ये जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो वो डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आ जाता है। नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट। सो फेडरल कोर्ट मतलब आपका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था इस एक्ट का, वो कौन सा एक्ट था? दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज 11 शेड्यूल है आपका, वो किस किस के बीच में आपकी डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर? ये करता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर और पंचायत। सो 11 शेड्यूल आपका है पंचायत के लिए एंड 12 शेड्यूल इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डू नॉट अप्लाई टू। देखिए, अब ऐसा तो बोला जाता है कि हर एक उसमें क्या होना चाहिए, पंचायत होनी चाहिए स्टेट में, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी स्टेट्स के लिए हैं? सो यू हैव मेघालय। मेघालय के लिए ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। नेक्स्ट वी हैव इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या बन सकता है, अगर हम खुद सोचें तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन बनेगा, इलेक्शन वगैरह होगा, उसके बाद ही प्लानिंग सब होगा ना। सो आंसर वुड बी बी पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वॉज वेरी मच इन न्यूज। सो ये किसके अंडर आता है? दैट वॉज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। दिस इज वेरी वेरी इजी, DPIIT। So next we have is CDS 2 2020. So the first question is कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है आपका एक्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट। देखिए, फर्स्ट इज करेक्ट, दैट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 2013, बिल्कुल सही है, और ये रोल्ड आउट हुआ था 2014 में, ये भी सही है आपका, ठीक है, और ये अच्छे से याद करके जाइएगा। अब उसने बोला कि जो एक्ट है वो लीगली एंटाइटल करता है 67% ऑफ द पॉपुलेशन, और इट इज़ फैक्चुअल डेटा, ठीक है, बट यहाँ पे ये सही है। बट अगर आप देखिए इन 2 स्टेटमेंट में से अगर आपको कोई चीज़ गलत करनी तो क्या करते हैं? उसने बोला एक्ट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़।
ये जो एक्ट है वो सारी की सारी स्टेट्स और यूटीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा रहा है। देखिए ये बहुत गलत है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है वो कहीं पे भी होगा तो इम्प्लीमेंट कराया जाएगा ना, कैसी भी स्टेट हो यूटी हो। सो आंसर क्या हो जाएगा, ये विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, बाकी यहाँ तक बात रही इसकी 67% ही है ओवरऑल। ठीक है, अगर हम बात करें आपके रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ में इट इज़ अराउंड 75% और अर्बन में कितना है, ये 50%। ठीक है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आपको मतलब कि वुमेन को मैटरनल बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, एटलीस्ट नॉट लेस देन 6,000। ठीक है, 6,000 का जो भी आपका बेनिफिट होगा उससे एटलीस्ट ज़्यादा ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा। आपकी जो भी लैक्टेटिंग वुमेन होंगी या प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनके लिए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सेक्रेटरी जनरल। देखिए क्या करेक्ट नहीं हो सकता। अब सेक्रेटरी जनरल एडवाइजर होता है स्पीकर का, कुछ गलत है। सेक्रेटरी जनरल एक्ट अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ, तो वो एक्ट करता है किसकी अथॉरिटी के अंडर, स्पीकर की, बिल्कुल सही है। अब आता है दैट सेक्रेटरी जनरल पासेस ऑर्डर्स इन द नेम ऑफ, आगे वो बोल रहा है कि इन द नेम ऑफ स्पीकर के नाम पे वो ऑर्डर पास करता है, तो करता है, बट बचता है कौन सा, ये कि सेक्रेटरी जनरल वर्क अंडर द स्पीकर, स्पीकर के अंडर वर्क करता है विद डेलीगेटेड अथॉरिटीज। सो आंसर वुड बी सी पार्ट। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग जो है मूव्ड मोशन ऑफ सीक्रेट सिटिंग। अब ये वाला इज़ वेरी आई वुड से फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो आई वुड सजेस्ट ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ अगर आपको आंसर नहीं पता है तो। सो आंसर इज MSNE। नेक्स्ट इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है वो प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड, इम्पीचमेंट से रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। अब प्रेसिडेंट में रिजाइन बिफोर एक्सपायरेशन राइटिंग टू, खुद बताओ प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर को क्यों रेजिग्नेशन देगा, नहीं देगा, है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, वाइस प्रेसिडेंट को देता है ये। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। सो दिस इज करेक्ट। आगे प्रेसिडेंट शेल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द, हाँ जब उसका एक्सपायर हो जाता है टर्म तो वो तब तक कंटिन्यू रखता है जब तक सक्सेसर दूसरा एंटर नहीं हो जाता। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, उसने बोला है इनमें से कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका एक्सेप्शन है। देखिए आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में दैट 31A(C), आंसर इज दिस 31A और B भी आपका एक्सेप्शन ही है। 31A में क्या बोला जाता है आपका कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट क्या है कि कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में जो भी है कॉन्फिस्केट कर सकती है प्रॉपर्टी। ठीक है, इवन दो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तब भी आप मतलब उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। एक तो ये था। 31 जो B था आपका ये जो है, ठीक है, 31A एंड B जो थे ये दोनों आए थे आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंडर ही इसको लाया गया था। एंड 31C आपका 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आया था। ठीक है, अब 31B क्या बोलता है कि जो भी 9th शेड्यूल में जो भी आपके सब्जेक्ट्स 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे उसको आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते इवन दो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है 31C। 31C DPSP को लेके था कि अगर इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द DPSP उसके चक्कर में DPSP को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स मतलब जो आपका पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स आपकी वायलेट होती हैं तो भी आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। सो दीज वर द 3 एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो आंसर वुड बी ए पार्ट। चलिए द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी। कौन सी ऐसी नेसेसरी कंडीशन नहीं है क्यू वारंटो, ये ऑलरेडी पूछ चुका पर मैंने अभी बताया आपको। द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, ये बिल्कुल सही है, ये मैंने बता दिया। ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय स्टैचू, ये भी बता दिया। द ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटेंसिव, ऊपर क्या पूछा था उसने PYQ में, दैट ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटेंसिव वन, जो कि करेक्ट था, बट इसमें उसी का उसने नॉट बना दिया और ये हो गया। सो यहाँ पे देखिए PYQs कितना मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज देयर हैज़ बीन अ कॉन्ट्रावेंशन होगा, हाँ कॉन्ट्रावेंशन अगर होता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टैचू का तो भी ये लगेगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल 338A। देखिए पहले नेशनल कमीशन फॉर जो SC/STs हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं मिला था, बट इन 1993 में इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला अंडर आर्टिकल 338A। 338 के अंडर मिला शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को। शेड्यूल कास्ट को किसके अंडर मिला, 338। NCBC को कब मिला, 338B। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी ये नहीं है। ओके चलिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर नहीं है सेक्युलर? सेक्युलर स्टेट क्या होती है? जहाँ पे हर एक आपका जो रिलीजन है उसको इक्वल ट्रीट किया जाता है. रिफ्यूजेस थियोक्रेसी, बिल्कुल सही है. सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, बिल्कुल सही है. अ स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेक्युलर मस्ट बी, देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सेक्युलर स्टेट है तो वो वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो आंसर वुड बी सी पार्ट. इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट. हाँ सही है ये. नॉट करेक्ट पूछा. नाउ द स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द, तो स्पेशल एड्रेस कौन सा होता है, चाहे वो गवर्नर चाहे वो प्रेसिडेंट का, तो वो कब होता है? जब भी पहला सेशन बैठता है, ठीक है, जनरल इलेक्शन में, या फिर हर साल का जो पहला जनरल इलेक्शन आपका जो बजट होता है सेशन, तो वो कौन उसको एड्रेस करता है? आपका गवर्नर. सो दिस वॉज ईजी क्वेश्चन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन, अगेन पंचायत आ गया. पंचायत इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाँ, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मे प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू, बिल्कुल सही है. स्टेट लेजिस्लेचर का ही तो पूरा करता देता है ये पंचायत का. सो दिस इज करेक्ट. पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया. हाँ, पंचायत एरिया मतलब जो भी आपकी पंचायत का टेरिटोरियल एरिया. ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल द पर्सन्स विद इन अ पंचायत, बिल्कुल सही, ये भी पढ़ते हो. उसने बोला कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC ST आर नथिंग टू डू विद प्रोपोर्शन. क्यों? वो बोलता है 1/3 सीट्स रिजर्व की जाएंगी. तो 1/3 किसका? ऑब्वियसली पॉपुलेशन का ही होगा ना, कि कितनी SC ST पॉपुलेशन उसके बेसिस पे होगा. सो आंसर वुड बी डी पार्ट. दिस इज नॉट करेक्ट. अब वो बोलता है कि कौन से स्टेट में जो है वो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के लिए इज नॉट करेक्ट. इट प्रोपाउंड्स, प्रोटेक्टिव है नॉट पार्टिसिपेटिव, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की बात की है. सिटीजन्स मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो प्रोटेक्ट है तो प्रोटेक्ट तो आएगा ही आएगा. इट इज़ कंपैटिबल विद लेसाजे अफेयर. पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है अंडरस्टूड की जाती है कि इक्वल वोटिंग राइट, ये भी सही है. इन दोनों में से अगर आपको गलत करना तो ऑब्वियसली ये होता है, क्योंकि ये आता है आपका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए, जो इंश्योर करता है आपका पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट वी हैव इज आपका क्या है, प्रिविलेजेस ऑफ, जो भी मेंबर्स MPs होते हैं उनको प्रिविलेजेस दी जाती है. कौन सा करेक्ट है? उसने बोला दैट प्रिविलेजेस वुड नॉट बी फेटर्ड बाय द, कि जो प्रिविलेजेस है वो आर्टिकल 19 से फेटर नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही है, 1 तो सही है. प्रिविलेजेस मस्ट बी रीड सब्जेक्ट टू आर्टिकल दिस एंड दिस, ओके बिल्कुल ठीक है. उसने बोला दैट इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. देखिए सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए आपको नहीं मिलती है, सिविल के लिए ही मिलती है. सो दिस इज इनकरेक्ट. मतलब इनकरेक्ट ही पूछा ना उसने, और करेक्ट पूछा. ओके करेक्ट पूछा. सो दिस विल बी इनकरेक्ट. इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हिज और हर. अगर प्राइवेट या पर्सनल कैपेसिटी में बोलते फिर भी इम्यूनिटी मिली नहीं मिलेगी. अगर सेशन में है हाउस, ठीक है, तुम अभी बैठे हो सेशन में, तो ही आपको इम्यूनिटी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती. सो 3 and 4 तो कैंसिल हो गया. 3 तो विल बी लेफ्ट विद 1 and 2. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स. जो भी पार्लियामेंट्री कमेटीज के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, कैसे किया जाता है? मेंबर्स और ओनली अपॉइंट, क्या उनको सिर्फ अपॉइंट किया जाता है, क्या सिर्फ इलेक्ट किया जाता है, क्या सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है? सो आंसर वुड बी दिस, कि अपॉइंट भी हो सकते हैं, इलेक्ट भी हो सकते हैं और नॉमिनेट भी हो सकते हैं. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ऐसी कौन सी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्लासिफाइड कैटेगरी में नहीं आती? दैट इज जो रीजनल पार्टीज नहीं आती हैं. ठीक है. अब ये तो इजी क्वेश्चन था कि कौन से 3 आपके वर्ड्स हैं, बार बार पूछता है. सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. सो 1, 2 and 3. हु अमंग द फॉलोइंग जो है वो एडवाइजर रह चुका है, ये भी आपका पॉलिटी PN राव. इजी क्वेश्चन. इन द जुडिशियल सिस्टम रिट्स इशू बाय, रिट्स कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है अंडर आर्टिकल. सुप्रीम कोर्ट करता है 32 के अंडर, 32 एंड जो हाई कोर्ट है वो 226 के अंडर. नेक्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन से एक्ट पार्ट में होता है? दैट इज पार्ट 2 में. पार्ट 1 होता है आपका इंडिया एंड इट्स यूटीज, जो यूनियन टेरिटरीज या जो आपके जो भी आता है. पार्ट 4 आपका कौन सा है? DPSP. पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स है. पार्ट 6 आपका कौन सा आ जाता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव. और पार्ट जो 5 है दैट इज योर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है. ओके